गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन वर्क करेंगे। चैप्टर 15, 16, 17, 18। ये चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं, एक एक पेजेस के हैं। ठीक है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा फटाफट। पहला देखते हैं हम लोग अव्यय एवं क्रिया विशेषण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अव्यय एवं क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण देखते हैं। वे शब्द जो हमेशा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं अविकारी या अव्यय कहे जाते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको विकारी अविकारी बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या होता है, बदलाव होता है, वो विकारी होता है, और जिसमें नहीं होता है वो अविकारी। ठीक है, वैसे यहाँ परिभाषा देखिए, वे शब्द जो हमेशा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी या अव्यय। जैसे किंतु, और, अथवा, या, की, और लगते हैं ना, ये वाक्यों के बीच में या शब्दों के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में भी आते हैं और शब्द के बीच में भी, तो ये कहलाते हैं अविकारी। ठीक है, अव्यय के चार भेद, अव्यय या अविकारी के चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा योजक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाली, किसकी, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण, राम संभवतः आ जाए, राम संभवतः आ जाए। यहाँ पर संभवतः जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, और किसकी विशेषता है ये, आने की क्रिया, आ क्या है, क्रिया है, और संभवतः क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपने पढ़ा है अपनी बुक में। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया करने के ढंग या रीति का बोध होता है, तरीके का पता चले, वह क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। कौन सा, रीतिवाचक। ठीक है, उदाहरण दिया है, वह धीरे धीरे चलता है, उसके चलने की रीति क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, अगला है, और भी कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं आपकी बुक में, जैसे माधवी शायद चली गई हो, तो यहाँ पर शायद है। ठीक है, ऐसे इसको बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध हो, काल माने क्या होता है, समय होता है। ठीक है, समय का बोध हो, वह क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे वे प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोहन आज आया है, दो मैंने वाक्य बोले, दोनों में प्रतिदिन और इसमें आज, ये शब्द हमें समय के बारे में बता रहे हैं, काल के बारे में। ठीक है, अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराए, किसका, स्थान या दिशा का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बस के पीछे चलना ठीक नहीं, पीछे स्थान बता रहा है ना। वह सड़क पर इधर उधर देख रहा था, इधर उधर। ठीक है, आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, अधिक बोलना ठीक नहीं है, यहाँ पर अधिक और ठीक हमें बता रहे हैं किसके बारे में, कि यह वाक्य कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है, आगे देखते हैं योजक या समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या पृथक करने, पृथक माने अलग करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, श्याम विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, श्याम विद्यालय नहीं गया पहला वाक्य, दूसरा है श्याम बीमार है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? क्योंकि ने। किसने किया? क्योंकि ने। तो ये कौन सा है शब्द? ये शब्द क्या है? ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, या इसको योजक भी कहते हैं, जोड़ने वाला। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है समान अधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं: संयोजक, विकल्प बोधक, विभाजक और परिमाण बोधक। इनका उदाहरण देखते हैं हम। समान अधिकरण समुच्चय बोधक, दो समान अधिकार के वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, फिर से देखिए, दो समान अधिकार के वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले योजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, वो नीचे हैं, देखिए, पहला संयोजक दिया है आपकी बुक में, उसका उदाहरण है जैसे देखिए और एवं व। जैसे उदाहरण देखिए, अवनीश और अवधेश स्कूल गए, यहाँ पर और आया ना, तो और क्या है? संयोजक है। ठीक है, और भी कई सारे उदाहरण हैं। अगला है विकल्प बोधक। ठीक है ना, दूसरा विकल्प बोधक। ठीक है, इसमें क्या है? ऑप्शन है अथवा, जैसे, या, न की। ठीक है, विकल्प बोधक में देखिए क्या क्या उदाहरण है? अथवा, या, न की। ठीक है, उदाहरण देखिए, दिनेश अथवा रमेश अवश्य आएगा। दिनेश अथवा रमेश अवश्य आएगा, दिनेश आएगा या रमेश आएगा, ऑप्शन है। मैं कॉफी पीऊंगा न कि चाय। ठीक है, ये हो गया आपका विकल्प बोधक, जिसके अथवा या न की हैं उदाहरण। आगे देखते हैं विभाजक। ठीक है, जैसे, लेकिन, किंतु। जैसे मतलब एग्जाम्पल बता रही हूं उनका। लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, पर, वरन, वरना, ये क्या है? ये दो विरोध सूचक वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो विभाजक होते हैं। जैसे वह चला गया वरना मार खा जाता। ठीक है, दोनों विरोध है ना, ऐसे ही। और एक उदाहरण देख लीजिए, उससे भाषण दिलवा लीजिए किंतु लिखने के लिए न कहिएगा। ठीक है, यहाँ पर आया वरना, किंतु। ठीक है, फिर से देख लीजिए, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, पर, वरन, वरना, ये आते हैं किसमें? विभाजक में। अगला और अंतिम है इसका परिणाम बोधक। परिणाम बोधक, इसमें है अतएव, अतः, अन्यथा, इसलिए। ठीक है, उदाहरण देखिए, बीमार हो अतः यहीं आराम करो। ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए इसलिए तुम जाने की तैयारी करो, इसलिए। ठीक है, अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला है समान अधिकरण, जो हमने अभी पढ़ा, और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये क्या है? देखिए, यह योजक मुख्य वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, कि, तथापि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, अर्थात, यद्यपि, जो, तो, चाहे आदि। उदाहरण देखते हैं हम। ये तो शब्द थे। कल वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि बीमार था। ठीक है, क्योंकि है ना, व्यधिकरण का है। उसने कहा कि वह नहीं आ सकेगा कि मैं वहां गया तथापि तुमसे भेंट नहीं हुई। वहां गया तथापि तुमसे भेंट नहीं हुई, तो यहाँ तथापि, ये है व्यधिकरण समुच्चय बोधक का। ठीक है,
आप कई बार पाठ को पढ़िएगा, स्पष्ट हो जाएगा। वैसे भी रिवीजन वर्क में आप पढ़ के लेसन तब इसको देखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। संबंध बोधक अव्यय, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। आपने पढ़ा होगा संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन, ठीक है। उदाहरण परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। पिताजी के पीछे अनिल खड़ा है, के पीछे, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लाल किले के पास चांदनी चौक बाजार है, के पास, के पास, के पीछे, के लिए, के बाहर, ठीक है। ये सारे क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है। मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। पहला है कालवाचक। इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इनमें आते हैं के आगे, के पीछे, के उपरांत, के पहले, के बाद। स्थानवाचक दूसरा, जिसमें आते हैं के भीतर, के बाहर, के निकट, के अंदर, के ऊपर, स्थान बता रहा है, ठीक है। तुलनावाचक तीसरा, अपेक्षा, तुलना में, ठीक है, तुलना होगी यहाँ पे। अगला है विनिमयवाचक, ठीक है, बदले में, जगह पर, ठीक है। ये शब्द आएंगे जिनमें वाक्यों में वो हो जाएंगे विनिमयवाचक। सादृश्यवाचक पांचवा, ठीक है। पांचवा है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में देखिए समान, तुल्य, ये शब्द आएंगे। विरोधवाचक में उल्टा, विपरीत, विरोध, ठीक है। व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक, इसमें आएगा बगैर, बिना, सिवाय, अलावा, ठीक है। आठवां है संग्रहवाचक, भर, तक आदि, ठीक है। साधनवाचक, साधनवाचक में द्वारा, जरिए, सहारे, मार्फत, ठीक है। जैसे वाक्य आएगा, ठीक है, राम ने श्याम को साइकिल के द्वारा बाजार ले गया, ठीक है। राम श्याम को साइकिल के द्वारा बाजार ले गया, तो द्वारा आया ना, तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा है वाक्य? साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अगला है दिशावाचक, और, तरफ, पार, चारों ओर, ठीक है। तो जहां पे दिशा के बारे में पता चले वो हो जाएगा जिसमें वाक्य में आएंगे ये शब्द और, तरफ, पार, चारों ओर, तो वो क्या हो जाएंगे? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। ये भी आप पढ़े होंगे। परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, संबोधन आदि मन के भाव व्यक्त होते हैं। फिर से देखिए। ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, संबोधन आदि मन के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। आहा, कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर ये निशान होता है, ये ऐसे लाइन खींचकर यहाँ बिंदी लगाते हैं, नुक्ता। ये क्या होता है? ये चिन्ह होता है किसका? विस्मयादि बोधक का, ठीक है। संबोधन चिन्ह होता है ये, आहा, ठीक है, लगा हुआ है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा है, ठीक है। इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं उनके विभिन्न भाव होते हैं। ये मैंने यहाँ पर भाव लिखे हैं, और इन भाव से संबंधित कुछ शब्द भी होते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए पहला हर्ष सूचक, हर्ष माने प्रसन्नता, खुशी वाला, ठीक है। देखिए धन्य, धन्य, वाह, शाबाश, ये कौन है? हर्ष सूचक है। शोक और पीड़ा सूचक, हाय,
राम राम, उफ, आह, ये कौन से हैं? पीड़ा सूचक है। क्रोध, अरे चुप, ठीक है। भय, हाय, बाप रे। घृणा, छी छी, धिक, उफ, ठीक है। इच्छा, काश, ठीक है। अगर लगाना हो तो आप लिखेंगे काश मैं मुख्यमंत्री होता, ठीक है। तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की है आपने, काश, और उसके बाद ये वाला चिन्ह जो है ये वाला लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। वाक्य बनाएंगे। संबोधन, अजी, हे, अरे, ओ, सुनो, ठीक है। जिसका नाम नहीं लिया जाता है, बिना नाम लिए संबोधन बुलाना हो तो बुलाते हैं, अजी सुनिए, अरे सुनो, ओ, अरे इधर आना बोलते हैं ना, वो आ गया। अनुमति, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ये आएंगे उनमें शब्द। विस्मय, आश्चर्य, ओह, अरे, क्या, अहो, ये आश्चर्य, जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, आंख एकदम खुली रह जाए, आश्चर्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विस्मय आदिबोधक अव्यय। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, छोटे छोटे चैप्टर हैं, बढ़िया से पूरा लेसन का एक एक लाइन पढ़िएगा। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।